दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे का 15वां सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा होगा आपको लग रहा होगा कि हम बहुत सारा न्यूमेरिकल एवं अन्य क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ज़िंदगी का ही सार है कि जितनी मोड़ आएगी, जितनी समस्या आएगी, यदि आप जूझते चले जाते हैं तो आप एक दिन निखर कर सोना बन जाइएगा। ठीक है, मतलब जितना मोड़ आएगा उतनी ज़्यादा ज़िंदगी में समस्या आती है और वही व्यक्ति है जो समस्या से जूझता है, वही है जो अंत में एक तरह से सफलता उसे ही मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का 15वां सेट प्रैक्टिस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, मेरे मन का यह क्वेश्चन एक भी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और संभावना होता है कि ऐसा क्वेश्चन बार बार आने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। ठीक है, बताया गया है कि प्रकाश है जो विरल से सघन माध्यम में। इससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आप पक्की रोड पे चल रहे हैं, पक्की रोड पे चलते चलते अचानक पूरा के पूरा वह जो रोड है वह बालू का हो जाता है, तो आपका चाल क्या हो जाएगा। पक्की रोड पे आपका चाल ज़्यादा रहेगा और जैसे आप बालू पे आइएगा तो आपका चाल है जो घट जाता है। वही चीज़ आप रखिए, पक्की रोड को यहाँ पे विरल माध्यम मान लीजिए, विरल। ठीक है, और जो आपका बालू है वो एक तरह से सघन है। ठीक है, प्रकाश को भी कुछ उसी तरह से आप उसी नजरिया से देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, भूलने का भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, क्योंकि आप व्यावहारिक तौर पे अपने आप पे चीज को कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो गया, इसकी गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि विरल से सघन की ओर आ रहा है। ठीक है, पक्की से बालू में जा रहा है। जब पक्की से बालू में जाएगा तो अचानक आपकी गति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन, तो कार्य के बारे में आपको जान लेना है कि कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है। हम लोग व्यवहारिक जिंदगी में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कहते हम काम किए हैं तो काम किए हैं, ये नहीं बोलेंगे कि हम शून्य काम किए हैं या हम माइनस काम किए हैं। लोग हम लोग पे हंसेगा, कह रही ये तो पक्का भेड़ा है ना, इस तरह से लोग सोचेगा। जबकि भौतिकी की भाषा में आप कार्य को ऋणात्मक भी मानते हैं और शून्य भी मान सकते हैं या धनात्मक भी होता है। तो कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो पहले आपको वर्क का, कार्य का फॉर्मूला समझना होगा। तो कार्य बराबर होता है आपका, कार्य वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल पे ही होगा, जहाँ पे कॉस थीटा यदि माइनस में चला जाएगा वहाँ पे ही कार्य ऋणात्मक माना जा सकता है। तो कॉस 180 बराबर होता है -1। ठीक है, तो बताइए -1 से ये सबको गुना कीजिएगा तो आंसर कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक कब होता है, मान ले जाए कि आप है जो एक तरह से क्या कर रहे हैं, बल इस ओर लगवा रहे हैं, बल है जो आप इस ओर लगवा रहे हैं और व्यक्ति है जो कुछ इस ओर भागा जा रहा है, बल आप इस ओर लगा रहे हैं, तो ऋणात्मक कार्य माना जाता है ना। देखते होंगे आप कभी कभी खेलते कूदते हैं तो हम लोग इस तरह से करते हैं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को हाथ पकड़ लेता है और एक है जो उस ओर अपने ओर खींचना चाहता है और दूसरा व्यक्ति अपने ओर खींचना चाहते हैं। तो कुछ इसी तरह का स्थिति हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बल है जो कुछ इस ओर लग रहा है, फोर्स है जो इस ओर लग रहा है, लेकिन कुछ दूरी तक वह वस्तु है जो चलती है। ठीक है, कुछ दूरी तक आप चलती है। आप देखते होंगे मोटरसाइकिल सर जिसमें बंद करते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूरी तक आपका मोटरसाइकिल चलता है। तो मोटरसाइकिल का जो एक तरह से बल लगाते हैं
जो एक प्रकार से ब्रेक का काम करता है, जबकि कुछ दूरी चलता है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन लिंग गुणसूत्र का वाहक है। तो बाबू ये है जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो मानव में जो लिंग गुणसूत्र का वाहक कौन होता है, कौन सा क्रोमोजोम्स होता है। तो हम लोग में जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोजोम होता है, वही है जो अनुवांशिकी का वाहक है। ठीक है, तो जो लिंग होता, टोटल जो गुणसूत्र होता है वो 46 या कहिए कि 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होगा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा रहता है गुणसूत्र, 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है, गुणसूत्र। इसमें से जो अंतिम जोड़ा है मनुष्य के या पुरुष का जो अंतिम जोड़ा है, उसी में एक्स और वाई दोनों होता है। एक्स गुणसूत्र भी होता है और वाई गुणसूत्र भी होता है। जबकि महिला में क्या होता है कि सभी जो जोड़ा रहता है वह एक्स एक्स में ही रहता है, एक्स एक्स के ही क्रम में गुणसूत्र रहता है। तो देखिए बच्चा होने की संभावना क्या है, जब मान लिया जाए कि एक्स है जो एक्स से मिलेगा तो क्या होगा, लड़की पैदा होगी, है ना, क्योंकि इधर से भी एक्स गुणसूत्र गया था और महिला का भी एक्स गुणसूत्र है। जब इस तरह का रहेगा तो बच्ची पैदा होगा। फिर मिलाकर देखते हैं, एक्स को ए वाला एक्स में मिलाते हैं, फिर है जो बच्ची, क्योंकि बच्चा लेने के लिए, बच्चा को पैदा करने के लिए जो लिंग गुणसूत्र है वो एक्स और वाई का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेल से गया वाई गुणसूत्र और फीमेल है जो हमेशा एक्स ही एक तरह से कैरी करती है। तो वाई और एक्स जब जाएगा तो वहाँ पे पुरुष मतलब एक तरह से बच्चा पैदा लेगा, न कि बच्ची पैदा लेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो लड़का या लड़की जो घर में पैदा होता है उसके पीछे उसके पिताजी जिम्मेवार हैं, न कि उसके माताजी जिम्मेवार हैं, क्योंकि पिताजी में एक्स और वाई दो गुणसूत्र रहता है, जबकि मम्मी में है जो एक्स एक्स गुणसूत्र रहता है। और एक्स एक्स कहने का मतलब कि हमेशा वो महिला ही पैदा करेगी। जैसे जब वाई को एक्स से मिलन होगा तब जाके बच्चा पैदा होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, लड़की पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो इतिहास का क्वेश्चन है, और यह गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम, तो माँ का नाम क्या था। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि त्रिशला, त्रिशला है जो महावीर, भगवान महावीर का एक तरह से माँ के नाम था। कौशल्या, कौशल्या है जो राम जी के माँ का नाम है। सुदोधन, तो ये है जो एक तरह से सुदोधन कौन है, गौतम बुद्ध के पिता हैं। देखिए माँ के सवाल में पिताजी आ गए हैं बीच में। बहुत सारे बच्चा है जो देखेगा कि अरे माँ का आंसर लगता है नहीं मिल रहा है, तो चलो पिताजी में ही रंग कर आ जाते हैं ना, ऑप्शन क्लिक करके आ जाएंगे। जबकि सुयोधन क्या है, गौतम बुद्ध के पिता हैं। तो सही आंसर है माया। ठीक है, माया, ऐसे पूरा नाम है महामाया। गौतम बुद्ध की जो माँ की नाम थी, नाम था वो महामाया। जबकि जन्म लेते ही एक तरह से क्या हो गई थी, वह मर चुकी, गुजर गई थी। तो उनकी जो मौसी थी, जिसे हम लोग विमाता बोलते हैं, ठीक है, वही है जो उनको पाली थी गौतम बुद्ध को, और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी है जो गौतम बुद्ध का लालन पालन किए थे, जबकि उनकी माँ का नाम माया था। चलिए आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी का है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं और पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री अक्षांश पर कितना बजेगा। ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी
देशांतर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का एक तरह से जो समय का जो निर्धारण होता है इसी देशांतर पे होता है। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, और क्वेश्चन है ग्रीनविच पर दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं तो सिर्फ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा जी। ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5:30 घंटा PM, 5:30 शाम हो रहा होगा। अगला ऑप्शन है 4:30 PM। तीसरा ऑप्शन है 5:30 AM। और चौथा है ऑप्शन नंबर डी 6:30 PM। बताइए क्या समय होगा। तो देखिए बाबू, ये जो ग्रीनविच है ये है जो इंग्लैंड में है, और ग्रीनविच है जो इंग्लैंड का एक शहर है, और यहाँ से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। कहूँ से तो आपको मानना होगा ना कि समय है जो परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग ग्रीनविच इंग्लैंड से जो समय का निर्धारण करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। पश्चिम से पूरब अर्थात पूरब की ओर आएगी तो समय है जो बढ़ेगा न कि घटेगा, क्योंकि पश्चिम से किस ओर आ रही है, पूरब की ओर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात समय तो बढ़ेगा, समय घटेगा नहीं। अभी 12 बजा है, इसका मतलब 1 2 3 4 इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है जो इसी तरह से घूमती है, सूर्य का जो चक्कर लगाती है कुछ इस तरह से ही लगाती है। और देखिए एक चीज़ और इसमें टेक्निकल चीज़ है कि आपको समझना है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है आपका 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर मान ले जाए कि देखिए इसी तरह है पृथ्वी पे कुछ इस तरह से है, तो मान लें कि इस तरह से देशांतर में बटा हुआ आपका पृथ्वी है। तो आपका अक्षांश हो गया, ये आपका हो गया जो ऊपर से नीचे की ओर गया है उसे हम लोग देशांतर बोलते हैं। और इसमें 1 डिग्री जो देशांतर है, मान लें कि सूर्य की किरण आगे जाता है, 1 डिग्री देशांतर आगे जाएगा तो 4 मिनट हो जाता है, 4 मिनट गुजर जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 82.5 डिग्री, तो 82 गुना 4 पहले कीजिए, 82 गुना 4 और प्लस आधा डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होगा, 2 मिनट होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो आधा बराबर 2। तो ये टोटल हो जाता है आपका, जोड़ लीजिए तो कितना आ जा रहा है, कितना आ जाएगा, तो 8 छक्का 32, 32 का 2 और 32 तो 300 तो इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको जब जोड़िएगा 82 गुना 4 को कुछ इस तरह से, तो 4 दूनी 8 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 छक्का 32 तो कितना हो जाता है 328 मिनट, और इधर से आ जाता है 2 मिनट और प्लस 2, तो आपका हो जा रहा है 330 मिनट। इस 330 मिनट को यदि आप घंटा में बदलिएगा तो 5.5 घंटा हो जाएगा। अब पूर्वी देशांतर जैसे आप बोल दे रहे हैं तो आपका समय बढ़ेगा, तो 5.5 घंटा तो आगे बढ़ेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्राय पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत का एक समय का निर्धारण करता है। भारत का जो अपना समय है, आप देखिएगा पूर्व और पश्चिम में कुछ समय का अंतर रहेगा, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, सूर्य की किरण है जो पृथ्वी घूम रही है, तो किरण है जो कुछ खास जगह पर ही पड़ता है। तो एक समय हम लोग मान लेते हैं, और वो समय है जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, यहाँ पे ही एक देशांतर है। ठीक है, ये बड़ा समझिए कि ये यहाँ पे ही 82.5 डिग्री, और वहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। ये बहुत ही प्रचलित एक तरह से मात्रक है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाएगा। पहला ऑप्शन है गहराई। क्वेश्चन ये हो गया आपका 6। पहला ऑप्शन है गहराई। दूसरा ऑप्शन है भूकंप। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि। और चौथा ऑप्शन है तरंग। आपको बताना है कि रिक्टर पैमाना है जो किसकी मात्रक है। तो यह है जो भूकंप को मापता है। रिक्टर स्केल है जो भूकंप को मापने की मात्रक है। ठीक है, और इसकी जो खोज किए थे चार्ल्स रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। ठीक है, तो रिक्टर स्केल जैसे भूकंप होगा तो आप सुनिएगा, आपको टीवी में न्यूज़पेपर पे बताया जाएगा कि जो रिक्टर पैमाना पे ये भूकंप है जो 5, 6, 7 जितना उसका एक तरह से स्केल पे आ जाएगा, जितना स्केल पे इंगित होता है उतना ही एक तरह से बताया जाता है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो भूकंप मापा जाता है। और रिक्टर स्केल का जो खोज करता है या बनाने वाले हैं उनका नाम है चार्ल्स रिक्टर। मतलब आविष्कारक जो है रिक्टर स्केल का उसका नाम है चार्ल्स रिक्टर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है भूटान की राजधानी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका राजधानी याद कर लीजिए अभी से ही। नहीं किए हैं समझ जाइए कि आपका भी जीके अधूरा चल रहा है। ये सब बेसिक चीज़ है ना। अपने पड़ोसी जो हमारा पड़ोसी है उसका कम से कम राजधानी नहीं जान रहे हैं, उसके बारे में उसका जो मुख्य है जो मेन चीज़ हेड है, चाहे राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या प्रधान और राष्ट्रपति दोनों का नाम नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको थोड़ा आगे चलना है। और आगे चलने की कड़ी में कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन है भूटान की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 7, भूटान की राजधानी क्या है। चलिए पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 काबुल। दूसरा ऑप्शन है थिम्पू। तीसरा ऑप्शन है इस्लामाबाद। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा नक्शा बना देते हैं भारत का और थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए कि भारत के जो आसपास जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन हैं। ठीक है, छोटा नक्शा बनाएंगे, स्पेस की कमी है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए बाबू, यहाँ पे है जो पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। इसके ऊपर जाइएगा तो अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, कहाँ कौन सा देश आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है। इसके बाद इस साइड में देखिएगा तो चीन है, जिससे हम लोग को हमेशा लड़ाई चलते रहता है क्योंकि चीन है जो भारत का बहुत ही उच्च प्रतिद्वंदी माना जाता है ना। चलिए, ये चीन हो गया। ये आपका पोर्शन है नेपाल का है। ये जो आपका है भूटान का है। आपसे भूटान का राजधानी पूछा गया है तो भूटान का राजधानी थिम्पू होता है। ये बड़ा जो एरिया है बीच का, कुछ एरिया ऐसे बना दीजिए। ये जो बीच का जो एरिया है ये बांग्लादेश का, ये आपका बांग्लादेश। और इस साइड में देखिएगा तो म्यांमार है। म्यांमार भारत के क्या है, पड़ोसी है।
ठीक है। म्यांमार भी भारत का पड़ोसी है। नीचे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा, तो नीचे में आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो ये सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है, जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 है सीओ। सीओ का आणविक द्रव्यमान क्या है? सीओ, क्वेश्चन नंबर 8, सीओ का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या है? ठीक है, सीओ का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, और इस बार एग्जाम में मतलब आग लगा देना है। आग कहने का मतलब ये नहीं कि सेंटर में आग लगा देना है, मतलब इतना अच्छा एक तरह से करना है कि आप लगना चाहिए दूसरा को कि नहीं तैयारी था ज़बरदस्त, ठीक है। कुछ उस तरह से तैयारी कीजिए, कुछ उस तरह से पढ़िए। क्वेश्चन जब देखते हैं ग्रुप डी का तो लगता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो ज़रूर सफल हो जाएगा, और जो बात बनाने वाला है उसके लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ बात बाकी ही रहेगा, है ना। तो चलिए इसमें है सीओ का पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 40। तो आपको बताना है सीओ, सीओ का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए आणविक द्रव्यमान से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। सीओ मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत ही जहरीला गैस है, और मनुष्य यदि इस गैस को सूंघने लगे, यदि ऑक्सीजन न मिलकर सीओ मिल रहा है, समझ जाइए कि उसकी मौत निश्चित है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एक तरह से ऑक्सीजन पॉइजनिंग कर देता है और आदमी को मार देगा, पता भी नहीं चलेगा आदमी को कि वो कैसे मरा है, ठीक है। तो चलिए कार्बन, इसमें कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जबकि द्रव्यमान की बात किया जाए आणविक द्रव्यमान तो 12 है। उसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, जबकि द्रव्यमान है जो 16 है। आपको दोनों को जोड़ देना है, तो टोटल आप जब जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया सीओ अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 28 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और संवेग का इकाई पूछा गया है, ऐसा इकाई। क्वेश्चन नंबर 9, संवेग की, संवेग ऐसा इकाई क्या होगा? ऐसा इकाई क्या है? क्या है? आपसे संवेग का ऐसा इकाई पूछा गया है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यही ऑप्शन दिया हुआ है। और संवेग, तो ये संवेग क्या हो गया? अच्छा इसमें वेग जरूर होगा, काहे कि संवेग है। तो बात सही है आपका, कुछ हद तक आप क्वेश्चन पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो संवेग को हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो P होता है m/v, ठीक है। P का जो फॉर्मूला होता है मास गुना वेग होता है, ठीक है। तो मास का ऐसे मात्रक आपको मालूम होगा, मास का ऐसे मात्रक kg होता है, और वेग का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। बस आपका आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो संवेग का आप निकाल लीजिए, ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1 kg, क्वेश्चन नंबर 10, 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाएगा? को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है आपका आवेग, तीसरा ऑप्शन है घनत्व, और चौथा ऑप्शन है कूलम्ब। अब आपको बताना है कि जो 21 का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? ये किसी तरह है, ये कभी वैल्यू नहीं है, आप सेकंड में भी लगा देते तो भी कोई सा बात आपका बिगड़ने वाला नहीं था। तो निकालिए 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है? तो देखिए न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है, ये बल का मात्रक है और ये बराबर एम में हम लोग करते हैं, बराबर एम में, और एम क्या होता है? मास का जो SI मात्रक देखिएगा तो केजी होता है, वो केजी होता है, और ये है जो आपका त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही चीज़ है दिया हुआ बाबू, यही चीज़ आपको दिया हुआ है। अब ये किसी तरह आगे लगा दीजिए और क्या दिक्कत हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 kg गुना कर दीजिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किसका है? तो ये न्यूटन का है, ठीक है? ये न्यूटन का मात्रक है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है 2 mg प्लस O2। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 mg प्लस O2 बराबर mgO। कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? क्रिया है 2 mg प्लस O2 एक कैसी अभिक्रिया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है दोहरी विस्थापन, और चौथा ऑप्शन है आपका समायोजन। तो देखिए बाबू, इसमें 2 mg प्लस O2 क्या हो रहा है? दोनों आपस में जुड़ रहा है ना? यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना लिया, समायोजन कर रहा है, यहाँ पे जुट रहा है आपस में, है ना? जुट रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को आप बोलते हैं समायोजन की अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो सही आंसर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 है जो सही आंसर है। तो पढ़ाई कितना आप देख रहे हैं कि आराम से हो रहा है, कोई आपको परेशानी उतना नहीं हो पा रहा होगा, सब चीज़ समझा जा सकता है। रट कर एग्ज़ाम या कोई चीज़ आप पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? कितना रटिएगा? एक मोबाइल नंबर तो याद हम लोग को रहता ही नहीं है, जैसे तैसे करके अपना और अपना दोस्त का याद कर पाते हैं। तो न जाने अनगिनत आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा समझ जाइएगा, तुरंत है जो आपके भेजा में दिमाग में ऑटोमेटिक घुसना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है 3m की द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 12 3m द्रव्यमान की एक वस्तु भूतल से भू
स्तर या भूतल, भू स्तर से कुछ ऊंची ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर रखी हुई है। तो बताएं स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा क्या है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या है? देखिए एक द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का नाम है 3m, ठीक है, और वस्तु है जो भूतल से कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, यही फॉर्मूला होता है बेटा, mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। यहाँ m के पास क्या दिया हुआ 3m, यहाँ पे 3m कर दीजिए, gh 3mgh, जो 3mgh है वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन इस बार नहीं लिख पाए, लेकिन इसका सही आंसर 3mgh। मान लीजिए कि अगर h खाली दिया हुआ रहता कि एक तरह से h बड़े है और द्रव्यमान अगर कुछ नहीं, द्रव्यमान के बारे में कोई जानकारी नहीं रहता और 3h बोल देता, तो भी आंसर ही आपको हो जाता है ना। ये तो ब्रैकेट में रहेगा ना, एक जैसे ब्रैकेट में था तो आंसर आपका वही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में है सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है पहला ए परिमाण, बी दिशा, सी दोनों, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी दोनों, और डी में केवल दिशा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए जो बल होता है, बल में क्या होता है, तो बल में दिशा तो होता ही है और साथ में परिमाण भी होता है, ठीक, जिसमें इस तरह से होता है। बल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। कभी भी बल लगाइएगा तो आप देखिएगा कोई ना कोई डायरेक्शन में लगाते हैं और कुछ ना कुछ आप बल आरोपित करते हैं, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो ये आप मान लीजिए कुछ कर रहे हैं तो 6 न्यूटन हो गया, और प्लस ये आपको क्या दिखा रहा है, दिशा भी बता रहा है किस ओर 6 न्यूटन लग रहा है, ईश्वर लग रहा है ना, ईश्वर लग रहा है, ईश्वर लग रहा है, किसी भी दिशा में आप दिखा सकते हैं। इसका सही आंसर हो गया सभी बल में क्या होता है, तो सभी बलों में परिमाण और दिशा, ये आपका परिमाण हो गया और इधर हो गया जो आपका दिशा हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा धातु कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पहला है ऑप्शन पानी, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन कार्बन, और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रोमीन। आपका सही आंसर बताना है। वैसे देखिए जो धातु होते हैं प्रायः गैसीय अवस्था में रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना,
तरह तरह के हैं, वो सब अधिकांश है जो गैसीय अवस्था में है। जैसे आप बोल सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, बहुत सारा है एक तरह से। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में रहता है, तो तरल अवस्था में एक धातु रहता है और उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन, इसका सही आंसर है ब्रोमीन। और ब्रोमीन का रंग है जो बादामी कलर का होता है। ठीक है, खास करके फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बताइए जो फोटोग्राफी में ब्रोमीन में कौन सा तत्व को मिलाया जाता है, तो सिल्वर को मिलाया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड नामक एक यौगिक बनता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।